बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टेस्ट नंबर 3A के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। यहाँ पे एसिड बेस कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमें एक इक्वेशन मॉलिक्यूल दिया है या कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, जो कि है हमारे पास हेक्सा एक्वा बिस्मथ। और इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये एज अ एसिड काम कर रहा है, तो इसकी कॉन्जुगेट बेस हम लोगों ने बनानी है। तो आपको पता है कि हमारे पास एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देता है, प्रोटॉन को इजीली डोनेट कर देता है। तो जब हमारे पास ये अपना प्रोटॉन मतलब कि एक हाइड्रोजन को डोनेट करता है, तो पीछे हमारे पास 5 हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रह जाते हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह जाता है। और क्योंकि ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक कम हो जाता है और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसकी हमारे पास कंजुगेट बेस जो होगी वो ये आ जाएगी और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है SbF3 प्लस 2F नेगेटिव गिव अस SbF5 2 नेगेटिव। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि ये इक्वेशन में हमारे पास फ्लोरीन और SbF3 किसके तौर पर बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एज अ लिवाइस एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है और ये एज अ लिवाइस बेस के तौर पर बिहेव कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास बेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट कर देती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली SbF3 को डोनेट कर रही है, इसलिए ये एज अ बेस बिहेव कर रहा है और SbF3 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इसलिए ये एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कैडमियम आयन है और कैडमियम आयन रिएक्शन करता है 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बनाता है जो कि टेट्रा अमाइन कैडमियम है। और यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पूछा है कि उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं और इन्होंने पूछा है कि इन चारों में से ठीक कौन सा है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच विद कैडमियम आयन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 जो है वो लिगेंड्स कैडमियम के साथ अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब कि ए आंसर भी हमारे पास करेक्ट है। देन बी की बात करते हैं और बी में इन्होंने पूछा हुआ है ये रिएक्शन लेवाइस एसिड और बेस को फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और अपने ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैडमियम को दे रहा है। तो जो चीज़ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है वो बेस कहलाती है और कैडमियम क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिड कहलाएगा। तो ये लेवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस को भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि आंसर बी भी करेक्ट है। देन हम सी की बात करते हैं और सी में उन्होंने पूछा है कि कैडमियम हमारे पास एक कैटायन है। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है और ये एज अ कैटायन है। तो मतलब कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोपीन जो है ये एज अ लेवाइस बेस काम कर रही है। तो बेस की प्रॉपर्टी पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की और प्रोपीन की। तो इन दोनों के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 बॉन्ड्स जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, लेकिन जो तीसरा बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है और जो कि ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर डोनेट करके देता है। और जब ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर्स को डोनेट करता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और ये -1 चार्ज जो है ये डोनेशन के लिए इनफ होता है, इसलिए ये एज अ बेस काम करेगा। प्रोपीन में हमारे पास ये
पाई बॉन्ड जो होता है ये जो है ये आसानी से अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, इसलिए ये भी एज अ बेस काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा ये हमारे पास सी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे कुछ हमारे पास दिए हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं जो कि हमारे पास उन्होंने पूछा है मॉलिक्यूल्स हैं कि ये किसके तौर पर बिहेव करते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लेवाइस बेस। तो आपको पता है कि बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो इनमें से बेस कौन सी नहीं है ये बताना है। तो साइनाइड के पास एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि ये एज अ लेवाइस बेस काम कर सकता है। जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स प्रेजेंट है, ये तो बहुत अच्छी बेस हो जाएगी। देन हम अमोनिया की बात करते हैं तो इसके ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो मतलब कि ये भी एज अ बेस काम करेगा। तो जब हम एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है, मतलब कि ये एज अ बेस काम नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 5th का आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होने की वजह से एज अ बेस काम नहीं करेगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Which of following statement is not correct regarding the Lewis acid and base? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो डी आ जाएगा। आंसर डी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने कहा है Lewis base must contain an atom with incomplete octet। तो लेवाइस बेस तो कभी भी जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं होता, बल्कि लेवाइस बेस के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये हमारे पास डी वाला आंसर जो है ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इन रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव अस कैल्शियम सल्फाइड। उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे हमारे पास अपने करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन एसिड सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेप्ट एनायंस ओ पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव एक्ट एज बेस। तो यहाँ पे ये एज अ बेस काम करता है। आप लोग देख सकते हो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो SO3 नेगेटिव को देता है, और SO3 नेगेटिव जो है फिर एज अ एसिड काम करता है, और ये हमारे पास एज अ बेस काम करेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का डी आ जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड एज अ एसिड और ऑक्सीजन आयन जो है ये एज अ बेस काम कर रहा है। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद हार्ड एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिसमें ए की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ए में उन्होंने कहा है दे आर कैटायन ऑफ स्मॉलर चार्जेस। ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास जो हार्ड एसिड्स होते हैं इनका चार्ज जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि वो जितने स्मॉल होंगे उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। बी पार्ट है, मतलब कि ए वाला जो है वो ठीक है। देन बी की बात करते हैं। दे आर मोस्टली कैटायंस ऑफ हायर चार्जेस। ये भी बिल्कुल ठीक है कि जितना इनके ऊपर कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही ये ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि बी भी ठीक है। देन सी की बात करते हैं। दे आर नॉट इजीली पोलराइजेबल। तो जब किसी भी एटम का साइज छोटा होता है तो वह आसानी से पोलराइजेबल नहीं होता है, तो मतलब कि सी भी ठीक है। और डी में हमारे पास है आर करेक्ट। तो दीज आर द मॉलिक्यूल ऑफ आयन विद ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इनके ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज होता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा आंसर। ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये वाले जो सारी प्रॉपर्टीज़ थी ये किसके लिए थी, ये हमारे पास आ रही थी इसमें जो है एसिड के लिए आ रही थी, लेकिन जो डी वाली प्रॉपर्टी है ये एसिड के लिए नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो एसिड के लिए नहीं है, तो ये हमारे पास डी वाला आंसर आ जाएगा कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल में ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आ जाएगा डी। देन हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 9
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद सॉफ्ट एसिड। तो सॉफ्ट एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पे हमारे पास है These are usually cation और हायर चार्जेस। तो आप लोगों को पता है कि सॉफ्ट एसिड हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास केटाइन होंगे और जितना भी केटाइनिक चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही इनका एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 9th का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 हार्ड एसिड आर मोस्टली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हार्ड एसिड की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो नंबर 1 है दे आर अल्कली मेटल्स। तो आप लोगों को पता है अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, 1A ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, +1 चार्ज होता है और इनका साइज भी स्मॉलर होता है और जितना साइज इनका स्मॉलर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत अच्छे एसिड्स होंगे। देन दूसरे इसका बी पार्ट है, ये ए जो है ये आ जाएगा। देन बी है, अकॉर्डिंग टू बी अल्कलाइन आयंस ऑफ अल्कलाइन अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अल्कली मेटल्स के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2 होगा और इसका भी साइज जो है वो स्मॉलर होगा और जितना साइज स्मॉलर होगा उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा। और देन सी की बात करते हैं, आयंस ऑफ लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि हमारे पास आ जाता है कोबाल्ट आ जाता है, टिन, देन हमारे पास क्रोमियम आ जाता है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इनका साइज भी स्मॉल है, इसलिए ये भी हमारे पास एज अ हार्ड एसिड जो है वो काम कर सकते हैं। तो डी हमारे पास आ जाता है ऑल आर ट्रू। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे आंसर जो है वो ठीक है। देन हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 सॉफ्ट एसिड्स आर मोस्टली, तो यहाँ पे हम लोग ने सॉफ्ट एसिड्स की प्रॉपर्टी बतानी है। तो सॉफ्ट एसिड की पहली प्रॉपर्टी होती है हैवी ट्रांजिशन मेटल आयन ऑफ डी सीरीज। तो आप लोग को पता है कि डी सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। देन हमारे पास है हैवी ट्रांजिशन मेटल्स के लैंथेनाइड सीरीज के भी इसमें आ जाएंगे। देन हमारे पास है आयन ऑफ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि हमारे पास आ जाता है कैल्शियम आयन, ये हमारे पास सारे जितने भी आयंस हैं ये हमारे पास इसी में आ जाते हैं, मतलब कि ए बी और सी सारे ठीक हैं, तो मतलब कि इसका आंसर आ जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन हार्ड बेस, तो हार्ड बेस में उन्होंने पूछा है कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये डोनर होते हैं, डोनर आइटम्स होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, तो मतलब कि इसका आंसर जो है ये ए आ जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, उन्होंने दो यहाँ पे हमें बताए हुए हैं आयंस, सिल्वर आयोडाइड आयन और सिल्वर फ्लोराइड आयन बताया हुआ है। उन्होंने पूछा हुआ है सिल्वर आयोडाइड जो है ये हमारे पास स्टेबल क्यों है और ये हमारे पास अनस्टेबल क्यों है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि किसी भी यहाँ पे जो बात बन रही है, तो एसिड बेस का जो कॉम्बिनेशन है ये स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। स्टेबिलिटी कब गेन करेंगे, जब हमारे पास सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा या हमारे पास हार्ड कॉम्बिनेशन होगा, देन हमारे पास ये स्टेबल के तौर पर काम करेंगे। लेकिन अनस्टेबल कब होंगे, अनस्टेबल तब होंगे जब हमारे पास ऑपोजिटली जो है वो आपस में जो है वो कॉम्बिनेशन कंबाइन होंगे, जैसे कि हमारे पास सॉफ्ट और हार्ड। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये दोनों जो है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है वो सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमारे पास ये स्टेबल है, जबकि ये सॉफ्ट और हार्ड कॉम्बिनेशन है इसलिए ये हमारे पास अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा ये हमारे पास ए आ जाएगा और 13 का जो आंसर था ये भी हमारे पास ए ही था। देन क्वेश्चन नंबर 13 का ए है। देन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द रिएक्शन ऑफ BF3 with fluorine ion give us BF4 negative।
इन अ फेवरेबल रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो है ट्रू आंसर क्या होगा, ये हमारे पास आपस में जो है BF3 जो है ये एज अ बेस काम कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ये हमारे पास सिम्बायोसिस है। तो मतलब कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14th का जो है ये ए आ जाएगा। देन हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक बताया हुआ है, एम्बिएंट लिगेंड बताया हुआ है, जो कि हमारे पास है SCN नेगेटिव। उन्होंने कहा हुआ कि ये एज अ एम्बिएंट लिगेंड क्यों काम कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इट इज़ अ सॉफ्ट बेस व्हेन, सॉफ्ट बेस के तौर पर कब काम करेगा, जबकि हमारे पास सल्फर एटम जो है ये लॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है, डोनेट। लेकिन ये एज अ हार्ड बेस कब काम करता है, जब नाइट्रोजन एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। और ये ए था, ये बी है, और सी में हमारे पास क्या है, जैसे कि कुछ मेटल्स हैं हमारे पास, जैसे कि कोबाल्ट, निकल और कैल्शियम पॉजिटिव है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन करेंगे नाइट्रोजन के साथ, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो मतलब कि 15 का आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर उन्होंने कहा है अक्रस ऑफ ओरी एंड मिनरल फॉलो दी सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट। तो यहाँ पे इनका जो रीज़न है वो ये है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज के आयंस जो हैं ये एज अ ऑक्साइड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कॉपर, सिल्वर और लेड के जो आयंस हैं ये एज अ सल्फाइड्स काम करते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ कि हमारे पास मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम के आयन, या हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीज के आयंस जो हैं ये किसके तौर पर रहते हैं, ऑक्साइड्स के तौर पर। लेकिन जो हमारे पास आते हैं कॉपर के आयन, सिल्वर आयन और लेड के जो आयन है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एज अ सल्फाइड्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनके दरमियान जो होते हैं वो दोनों के ऑक्साइड्स के तौर पर भी रह सकते हैं और सल्फाइड्स के तौर पर भी रह सकते हैं, इसलिए हमारे पास सारे के आंसर ठीक होंगे और इसका आंसर आ जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, pKa वैल्यू ऑफ हमारे पास है H3PO4 इज 3। तो इसकी pKa वैल्यू 3 क्यों होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारे पास वीक एसिड है, और pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कोई भी एसिड जो है वो हमारे पास जो है एसिड और बेसिक कंसेप्ट इनका आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 17 क्वेश्चन जो है ए सेक्शन के कंप्लीट हुए। इसमें अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।